तो आज का जो चैप्टर है बेटा वो सेकेंड चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वेव स्पीड। थ्योरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन अगर आप इसके न्यूमेरिकल भी करोगे तो आपको जो है 2 घंटे का टाइम इसमें देना पड़ेगा इस चैप्टर में ओवरऑल। तो वेव स्पीड चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो प्रोग्रेसिव वेव से ही आएगा। एक्चुअली हम यहाँ पर बात करेंगे मैकेनिकल वेव स्पीड की। तो हमारे पास में एक कॉन्सेप्ट था फ्रॉम द न्यूटन कि मैकेनिकल वेव प्रोपेगेशन, चाहे आप लिखो प्रोपेगेशन या फिर आप लिखो स्पीड, तो मैकेनिकल वेव प्रोपेगेशन को हमने v से लिख दिया। इसको 2 चीज़ें चाहिए। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी चाहिए? एक तो इसको चाहिए इलास्टिसिटी ऑफ मीडियम। दूसरी इसको क्या चाहिए? इनर्शिया ऑफ मीडियम। प्रोग्रेसिव वेव में इस पर बात हुई थी कि जो इलास्टिसिटी होती है वो एनर्जी को आगे बढ़ाने में हेल्प करती है, जबकि जो इनर्शिया होता है वो मास को आगे बढ़ने से रोकता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ नहीं होगी तो मैकेनिकल वेव चल नहीं पाएगी। जैसे कांच, ग्लास जो होता है, कांच के पास में इनर्शिया तो होती है लेकिन इलास्टिसिटी नहीं होती है, तो आपकी जो मैकेनिकल वेव है वो ग्लास में नहीं चल पाती है। लकड़ी भी एग्जाम्पल में आ सकती है। लकड़ी के पास इनर्शिया होती है, इलास्टिसिटी नहीं होती है, एंड दैट इज़ वाई लकड़ी में जो वुडन है आपका, उसमें मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती। तो न्यूटन को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर मैकेनिकल वेव को चलाना है तो इन 2 चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ेगी। इन 2 चीज़ों के बिना मैकेनिकल वेव नहीं चल सकती। अब किसी भी मीडियम की जो इलास्टिसिटी होती है वो उसके इलास्टिक कांस्टेंट से कैलकुलेट की जाती है। यानी इलास्टिसिटी ऑफ ए मीडियम को अगर हमें न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट करना हो, वैल्यू में रिप्रेजेंट करना हो कि इस मीडियम की इलास्टिसिटी इतनी है, जब आप वैल्यू बताते हो तो उस वैल्यू को बोलते हैं इलास्टिक कांस्टेंट। और इलास्टिक कांस्टेंट को हम जनरल वे में कैपिटल E से लिखते हैं। इस बारे में, इस पॉइंट को जो है अच्छे से आप क्लियर करिएगा। इलास्टिसिटी जो है वो प्रॉपर्टी है। जैसे ठंडा होना एक प्रॉपर्टी है, बट कितना ठंडा है ये उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है। इसी तरीके से जो इलास्टिसिटी है वो किसी भी मीडियम की प्रॉपर्टी है। लेकिन जब आप ये पूछते हो कि अच्छा ये वाला मीडियम उस वाले मीडियम से इलास्टिसिटी में बहुत अच्छा है, तो बताइए कितना अच्छा है, तो आप इलास्टिक कांस्टेंट कैलकुलेट करते हो। और इलास्टिक कांस्टेंट आपके जो हैं कई सारे होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, रिजिड मॉडुलस, तो उनके बारे में भी हम बात करेंगे। जनरल वे में हम इलास्टिक कांस्टेंट को कैपिटल E से लिख देते हैं। तो अगर जिसका कैपिटल E ज़्यादा वो ज़्यादा इलास्टिक, जिसका कैपिटल E कम वो कम इलास्टिक। ये इलास्टिसिटी का क्राइटेरिया है। इनर्शिया ऑफ ए मीडियम कैसे कैलकुलेट की जाती है? तो इनर्शिया ऑफ ए मीडियम, इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है कि उसके अंदर इनर्शिया ज़्यादा है, इसके अंदर इनर्शिया कम है। इनर्शिया प्रॉपर्टी को 2 तरीक़ों से कैलकुलेट किया जाता है। एक तो मास से कैलकुलेट किया जाता है और दूसरा डेंसिटी से कैलकुलेट किया जाता है। दोनों में भी कोई एक तरीका आप फॉलो कर सकते हैं। तो न्यूटन ने डेंसिटी वाला फीचर देखा। डेंसिटी को हम रो से लिखने वाले हैं, यानी जिसकी डेंसिटी ज़्यादा उसकी इनर्शिया ज़्यादा, जिसकी डेंसिटी कम उसकी इनर्शिया कम। तो डेंसिटी जो है वो इनर्शिया को कैलकुलेट करती है और इलास्टिक कांस्टेंट इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करता है। तो न्यूटन को ये अच्छे से पता था। न्यूटन ने कई सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए हुए थे जिससे ये बात 100% क्लियर थी कि किसी भी मैकेनिकल वेव को मीडियम में चलने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक होता है इलास्टिसिटी, दूसरा होता है डेंसिटी।
अब डायमेंशन मेथड से अगर हम ये एक फार्मूला बनाएं, v माने मैकेनिकल वेव स्पीड प्रोपोर्शनल टू इलास्टिसिटी की x पावर और डेंसिटी की y पावर। भाई डायमेंशन वाले तरीके से भी हम फार्मूले डिराइव कर सकते हैं। तो न्यूटन ने जो है कोई एक्सपेरिमेंट करके फार्मूला नहीं बनाया था, उनका भी जो ये फार्मूला आएगा भी थोड़ी ही देर में, वो भी उनका फार्मूला जो है लॉजिकल था, थ्योरेटिकल था, कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो जब उन्होंने फार्मूला बनाया कि आखिर वेलोसिटी का यानी स्पीड का और मीडियम की इलास्टिसिटी का और डेंसिटी का आपस में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, तो वो जो रिलेशन आता है वो रिलेशन निकल के आया v इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन डेंसिटी, ये निकल के आया। इस फार्मूले को निकालने में न्यूटन ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था, केवल लॉजिकल तरीके से चल रहे थे, थ्योरेटिकल तरीके से चल रहे थे, और उन्होंने मैकेनिकल वेव स्पीड का फार्मूला ये दे दिया। इसका मतलब ये हो गया था कि जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा हुआ है v बराबर फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, तो इस फार्मूले को अगर हम देखें तो ये फार्मूला हमें बताता है कि स्पीड को फ्रीक्वेंसी से और वेवलेंथ से लेना देना है, लेकिन मैकेनिकल वेव के लिए ये बात सही नहीं है। मैकेनिकल वेव केवल और केवल दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, इलास्टिसिटी और डेंसिटी। एग्जाम्पल के लिए हमारी जो साउंड है, माई साउंड, उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग है, और जो आपकी साउंड है या ड्रम वाली साउंड की बात कर लेते हैं, जो ड्रम से आने वाली साउंड है उसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग है। तो अगर इस वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग चलें तो मेरे वाले साउंड की स्पीड अलग होगी, ड्रम वाली साउंड की स्पीड अलग होगी। लेकिन अगर मेरी साउंड कहाँ जा रही है, तो आंसर है कि मेरी साउंड इज गोइंग इनटू द एटमॉस्फेरिक मीडियम, और ड्रम वाली साउंड भी एटमॉस्फेयर वाले मीडियम में जा रही है। तो एटमॉस्फेयर वाले मीडियम की इलास्टिसिटी और डेंसिटी का अपना फीचर होगा। जब मेरी वाली साउंड जा रही है एटमॉस्फेयर में, तो इलास्टिसिटी और डेंसिटी की जो वैल्यू मेरे लिए है, और ड्रम वाली साउंड जब जा रही है एटमॉस्फेयर वाले मीडियम में, तो जो इलास्टिसिटी और डेंसिटी की जो वैल्यू ड्रम वाली साउंड के लिए, दोनों सेम है। तो स्पीड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। और यही मिलता भी है कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी, अलग अलग वेवलेंथ की साउंड अगर एक ही मीडियम में चलती हैं तो उन सब की स्पीड होती है सेम। इसका मतलब एक पॉइंट यहां से निकल के और आ गया कि मैकेनिकल वेव को या मैकेनिकल वेव की स्पीड को ना तो फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना है, ना ही वेवलेंथ से कोई लेना देना है। तो एक पॉइंट बन गया कि मैकेनिकल वेव स्पीड not depend upon frequency as well as wavelength, it depend upon medium सेम तो स्पीड सेम, मीडियम अलग अलग तो स्पीड भी अलग अलग। और वो ये फार्मूला था जो न्यूटन ने लॉजिकल तरीके से निकाला था, और बाद में पाया गया कि न्यूटन का जो ये फार्मूला है वो सही है, सही पाया गया। कैसे सही पाया गया, तो उसके ऊपर भी हम बात करते हैं। जितना काम अभी तक हमने कराया है उस काम में ये जो रिजल्ट आया है, ये वाला, इसको आप कहते हो न्यूटन्स लॉ फॉर मैकेनिकल वेव स्पीड। तो मैकेनिकल वेव स्पीड को लेकर के न्यूटन ने क्या नियम बताया था, तो ऊपर से लेकर के और नीचे तक की सारी बात न्यूटन्स लॉ ऑफ मैकेनिकल वेव स्पीड है। और इस फार्मूले को हम न्यूटन्स फार्मूला भी कहेंगे फॉर द मैकेनिकल वेव स्पीड।
उनके इस फार्मूले से ये बात आ चुकी थी कि मैकेनिकल वेव स्पीड ना तो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, ना ही लैम्डा पे डिपेंड करती है, क्योंकि इतने सारे लोग हैं हम लोग, इतने सारे वोकल कॉर्ड हैं, और किन्हीं भी दो वोकल कॉर्ड की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम नहीं होते। जैसे हम एग्जाम्पल आपको देते हैं कि जो किशोर कुमार का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ था वोकल कॉर्ड का, वो किसी और सिंगर के पास नहीं है आज तक, और इसी तरीके से जो अदर सिंगर हैं उनका फ्रीक्वेंसी और लैम्डा किसी और के पास नहीं है। तो ये पूरा का पूरा काम न्यूटन ने कर दिया था। चूंकि इन्होंने ये सारा का सारा काम थ्योरेटिकल किया था, कोई प्रैक्टिकल तो किया नहीं था, तो लोगों को ये सबूत चाहिए था कि जो न्यूटन ने कहा है वो सही है या गलत है। तो उसके लिए एफर्ट्स किए गए, और पहला एफर्ट्स जो किया गया उसकी बात करते हैं। तो उसकी बात करने के लिए जो ये इलास्टिक कांस्टेंट है, इलास्टिक कांस्टेंट, जिसको कि हमने कैपिटल ई से लिखा है, देखो ये अपने भेस बदल लेता है। इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो अपने भेस बदल देता है, अपनी जो है तुरंत अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग बदल लेता है। कैसे? अगर कोई लंबाई वाला मटेरियल है, फॉर लंबाई वाले मटेरियल, लीनियर मटेरियल, आपके पास में स्टील का वायर है, आपके पास में कोई लंबी सी रॉड है, आपके पास में लंबाई वाली जो मटेरियल्स हैं, तो लीनियर मटेरियल्स के लिए कैपिटल ई जो है वो कैपिटल वाई यानी कि यंग मॉडुलस के बराबर होता है, यंग मॉडुलस के बराबर होता है। तो जो भी लंबाई वाले मटेरियल हैं उनके लिए इलास्टिक कांस्टेंट को यंग मॉडुलस से रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल, वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल, और जो वॉल्यूम वाले मटेरियल हैं, जैसे आपने कहा कि यू हैव ए 5 लीटर वाटर, तो लीटर ऑफ वाटर में तो वॉल्यूम होगा, लिक्विड्स तो हमेशा वॉल्यूम को कवर करते हैं, या कोई भी XYZ चीज़ जो कि वॉल्यूम में है, मटेरियल वॉल्यूम है। तो फॉर वॉल्यूमेट्रिक मटेरियल कैपिटल ई बराबर होता है कैपिटल बी, और ये होता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ये सारा का सारा इलास्टिसिटी में काम किया जाता है, हम केवल आपको एक बार रिकॉल करा रहे हैं। और फॉर सुपरफिशियल मटेरियल, सुपरफिशियल का मतलब हो गया जिनके पास में एरिया है। फॉर सुपरफिशियल मटेरियल तो कैपिटल ई बराबर होता है ईटा, और ईटा को बोलते हैं रिजिड मॉडुलस, रिजिड मॉडुलस। तो अगर आपके पास में कोई सुपरफिशियल मटेरियल है, सुपरफिशियल मटेरियल का मतलब जिनके पास एरिया होता है, तो कैपिटल ई की जगह पर ईटा नाम का इलास्टिक कांस्टेंट यूज होता है। तो न्यूटन ने जो फार्मूला दिया उसको हम एक बार और लिखते हैं। तो न्यूटन्स फार्मूला फॉर मैकेनिकल वेव स्पीड V इज इक्वल टू अंडर रूट इलास्टिसिटी अपॉन में डेंसिटी, ये फार्मूला न्यूटन ने दिया। तो अब एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों ने स्टील का वायर लिया, एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों ने स्टील का वायर लिया। तो जब स्टील का वायर लिया यानी लंबाई वाले ऑब्जेक्ट, फॉर लीनियर ऑब्जेक्ट, लंबाई वाले ऑब्जेक्ट, तो न्यूटन का ये फार्मूला हो गया अंडर रूट वाई बाई रो, वाई बाई रो, जो कि लंबाई वाले ऑब्जेक्ट के लिए यंग मॉडुलस आता है। अब एग्जाम्पल में सबसे पहले स्टील लिया गया, फॉर स्टील वायर, तो V इज इक्वल टू वाई किसका, स्टील का, और रो फॉर डेंसिटी किसकी, स्टील की।
जब यंग मॉडुलस स्टील का कितना होता है, 10 की पावर 11 की रेंज में होता है, और डेंसिटी जो है स्टील की जो भी वैल्यू होती है हम यहाँ लिख नहीं रहे। जब यंग मॉडुलस स्टील का डेंसिटी स्टील की रखी गई तो वैल्यू निकल के आई 5000 मीटर पर सेकेंड। ये न्यूटन के फार्मूले से निकल के आने वाली वैल्यू थी। जब एक्सपेरिमेंट करके स्टील वायर में स्पीड निकाली गई तो भी 5000 आ रही थी, यानी कि न्यूटन का फार्मूला सही साबित हुआ लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए। तो यहाँ पर ये पॉइंट मैं लिख रहा हूँ कि एक्सपेरिमेंटली V फॉर स्पीड इन स्टील वायर वो भी है 5000 मीटर पर सेकंड के नियर अबाउट। तो लंबाई वाले ऑब्जेक्ट के लिए, लंबाई वाले मटेरियल के लिए न्यूटन का जो फार्मूला था वो सही साबित हुआ। तो रिजल्ट आ गया कि न्यूटन की जो सोच थी, न्यूटन्स फार्मूला फॉर मैकेनिकल वेव स्पीड इन लंबाई वाले ऑब्जेक्ट यानी कि लेंथ वाले ऑब्जेक्ट, और लेंथ वाले ऑब्जेक्ट को हम लीनियर ऑब्जेक्ट कहते हैं। लीनियर ऑब्जेक्ट वॉज ट्रू, सही साबित हुआ। और एक्सपेरिमेंटली जब हम मैकेनिकल वेव स्पीड निकालते हैं तो वो जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है कुंड ट्यूब एक्सपेरिमेंट। मतलब अगर आप ये पूछें कि मैकेनिकल वेव स्पीड को निकालने का एक्सपेरिमेंट वाला जो तरीका है वो कुछ होता होगा, KUND कुंड ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम मैकेनिकल वेव स्पीड एक्सपेरिमेंटली निकाल सकते हैं। तो चलिए, न्यूटन को सक्सेस मिल चुकी थी लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए। फिर एक्सपेरिमेंट करने वाले लोगों ने लिक्विड को चुन लिया, क्योंकि लिक्विड्स के पास वॉल्यूम होते हैं। तो फॉर लिक्विड, तो जब लिक्विड को चुना गया तो कैपिटल E की जगह पे बल्क मॉडुलस आएगा। ये आ गया बल्क मॉडुलस कैपिटल B। और फिर एग्जाम्पल में कोई लिक्विड लिया जाए, तो जो लिक्विड एग्जाम्पल में यहाँ लिया जा रहा है, कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन जो लिक्विड हम यहाँ पर ले रहे हैं फॉर वाटर, तो वाटर के केस में बल्क मॉडुलस की वैल्यू समथिंग इज देयर, B वाटर का, और डेंसिटी भी किसकी, वाटर की। वाटर की भी जो बल्क मॉडुलस वैल्यू है वो प्रोवाइड की जाएगी, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वैल्यू रखने के बाद में जब न्यूटन के इस तरीके से वैल्यू निकाली गई तो वो निकल के आई अप्रॉक्सीमेटली 1500 मीटर पर सेकेंड, नियर अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड निकल के आई 1500। एक्सपेरिमेंटली जब वही कुंड ट्यूब एक्सपेरिमेंट से ही हम ये काम कर सकते हैं, और भी कई एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंटली V माने मैकेनिकल वेव स्पीड इन वाटर, वो भी आपका 1500 मीटर पर सेकेंड था। तो लीजिए, एक पॉइंट और बन गया, हम इसी में करेक्शन कर देंगे। न्यूटन्स फार्मूला फॉर मैकेनिकल वेव स्पीड इन, और इन के बाद लिक्विड वाले मटेरियल में सही पाया गया। इन लिक्विड मटेरियल वॉज ट्रू। इस चैप्टर के लास्ट में हम सुपरफिशियल के लिए भी बात करेंगे, बट अभी नहीं कर रहे। अब आगे बात बढ़ी और बात हो रही थी गैसों की। तो गैसों में न्यूटन का फार्मूला जरा चेक करते हैं फॉर गैसेस। अब यहां पर एक समस्या है और उस समस्या से आपको अपने आप को फेस करना पड़ेगा, लाना पड़ेगा उस समस्या में। समस्या ये है कि गैसों के पास में दो दो इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं। तो फॉर गैसेस देयर आर टू इलास्टिक कांस्टेंट।
टू इलास्टिक कांस्टेंट्स। एक होता है आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट, आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट जिसको कि हम ET से लिखते हैं, और दूसरा होता है एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट, एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट जिसको कि हम ES से लिखते हैं। दुनिया का कोई भी इलास्टिक कांस्टेंट हो उसको निकालने का तरीका ये होता है, E बराबर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, यानी ET कैसे निकलता है, तो ET निकलता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन से, और ES को कैसे निकाला जाता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो ये आइसोथर्मल एडियाबैटिक का क्या चक्कर है, आइसोथर्मल में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत स्लो चेंजेस होते हैं। तो अगर आइसोथर्मल लगा हुआ है मतलब स्लो तरीके से चेंजेस हो रहे हैं, जो भी स्ट्रेस वहाँ पे लाई जा रही है गैसों में उसका जो प्रोसेस है वो स्लो है। और एडियाबैटिक वाले का मतलब होता है कि चेंजेस जो हैं बहुत फास्ट हैं। तो अगर आपने गैसों में चेंजेस किए, कौन सा चेंज भाई, वॉल्यूम चेंज। भाई गैसों के मामले में स्ट्रेन का मतलब होगा वॉल्यूम चेंज, तो गैसों के मामले में स्ट्रेन का मतलब है वॉल्यूम चेंज। तो वॉल्यूम का चेंज आपको गैसों में करना है। अगर तुमने ये काम आइसोथर्मल यानी कि स्लो तरीके से किया है, प्रेशर को ही कम ज़्यादा करके आप वॉल्यूम चेंज करोगे। तो अगर आपने आइसोथर्मल फॉलो किया, आइसोथर्मल का मतलब हो गया कि आपका जो प्रोसेस है वो बहुत स्लो है, तो आप आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट के बारे में जाएंगे। अगर आपने बहुत तेज़ी से ये चेंज किया है तो आप एडियाबैटिक के लिए चलेंगे। तो अब यहाँ पर दो तरीके के इलास्टिक कांस्टेंट है। अब ये जो दो इलास्टिक कांस्टेंट हैं, तो न्यूटन की क्या सोच थी, ये पॉइंट जो है आपका गैसों वाला, ये सॉलिड, लीनियर वाले सॉलिड और लिक्विड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप ज़रा इसको समझिएगा भाई, गैसों के बारे में न्यूटन की क्या सोच थी, क्योंकि थ्योरेटिकली वो चल रहे थे। तो न्यूटन ने क्या माना, न्यूटन ने ये माना कि जब मैकेनिकल वेव गैसों में चलती हैं, जब मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट थ्रू गैसेस, माइक ओपन है और साउंड आ रही है भाई। जब मैकेनिकल वेव गैसों से होकर के चलती हैं तो न्यूटन की अपनी क्या सोच थी, व्हेन मैकेनिकल वेव्स प्रोपेगेट थ्रू गैसेस देन। अब देन के आगे जो फीचर्स हम लिखने वाले हैं थोड़ा उसको डायग्राम से भी समझ लें। ये गैस मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स कहना चाहो पार्टिकल्स कह दो। तो ये गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं और इनसे हो करके मैकेनिकल वेव चलेगी। तो न्यूटन का क्या सोचना था, क्योंकि वो कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहा, सारा का सारा न्यूटन की जो ट्रीटमेंट है वो थ्योरेटिकल चल रही है। तो न्यूटन का ऐसा मानना था कि जब मैकेनिकल वेव गैसों में हो करके चलती हैं तो ये जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, यानी जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ये एनर्जी लेंगे और एनर्जी लेकर के सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे और अपनी एनर्जी किनको देंगे, इनको देंगे। फिर ये लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे, ये लोग एनर्जी किसको देंगे और आगे वालों पार्टिकल्स को देंगे। इस तरीके से जो मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो कभी बहुत पास पास आएंगे और सिंपल हार्मोनिक मोशन करेंगे तो दूर दूर जाएंगे।
इनका ये पास पास आना यानी कंप्रेस हो जाना, इनका दूर दूर जाना यानी रेयरफैक्शन। कंप्रेस और रेयरफैक्शन, कंप्रेस को संपीड़न और रेयरफैक्शन को विरलन कहते हैं। तो न्यूटन का ऐसा सोचना था कि देन कंप्रेस यानी कि कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, रेयरफैक्शन कंप्रेस का मतलब है पास पास और रेयरफैक्शन का मतलब है दूर दूर। इस चीज को आप समझिए कि जब हम बोल रहे हैं टाइम आउट का बेटा मैसेज आ चुका है, तो क्लास तुरंत जो है कंप्लीट हो जाएगी, दोबारा नहीं क्लास हो पाएगी क्योंकि 9 बजे से मेरी दूसरी क्लास, इस समय 8:45 हो रहा है। और मैं लगातार इस कोशिश में रहूँगा कि 8 से 9 अगर कभी इवनिंग में टाइम रहता है तो मैं मैसेज कर दूंगा पहले आपको आधे घंटे, और फिर हम लोग 8 से 9 में भी क्लास कर लेंगे। मॉर्निंग में तो स्लॉट बिल्कुल डिसाइडेड है। चलते हैं अपने पॉइंट पर। मैं ये एग्जाम्पल आपको दे रहा था कि जैसे हमने बोला साउंड आई, तो जो मेरे सामने ये मीडियम की जो दीवार है वो किसकी है? एयर की है। तो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन्होंने हमसे एनर्जी ली और SHM किया। जब SHM किया तो वो सामने जो दीवार थी उनके साथ क्या कर रहे होंगे? कंप्रेस। फिर इसको एनर्जी मिल गई, इस वाले को एनर्जी मिल गई। अभी SHM कर रहा है तो ये लौटेगा पीछे, तो ये आगे जाएगा। तो जो लोग पहले पास पास थे अब वो दूर दूर हो गए, यही सिलसिला आगे चलता चला जाएगा। तो न्यूटन का ऐसा सोचना था कि जब गैसों में मैकेनिकल वेव चलती हैं तो जो कंप्रेस और रेयरफैक्शन होते हैं फॉर्म स्लोली। अब देखिए वो स्लोली वाली बात को करके आपको आइसोथर्मल की तरफ लिए जा रहे हैं। और इनका क्या मानना था कि कंप्रेशन, देखो कंप्रेस और रेयरफैक्शन में नो डाउट वॉल्यूम चेंज होगा, लेकिन न्यूटन ये सोचता है कि जो ये चेंजेस हैं बहुत स्लो तरीके से हैं। और न्यूटन का क्या ख्याल था? और न्यूटन का ऐसा सोचना था कि एंड राइज इन टेम्परेचर एट कंप्रेशन, जिस समय कंप्रेशन होता है पास पास आते हैं मॉलिक्यूल्स तो टेम्परेचर डेवलप होता है। भाई आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो टेम्परेचर डेवलप होगा। तो न्यूटन का ऐसा मानना था कि राइज इन टेम्परेचर एट कंप्रेशन बिकम काउंटर बैलेंस बाई फॉल इन टेम्परेचर एट रेयरफैक्शन। मतलब कि दूर दूर जाने पे टेम्परेचर गिरता है और पास पास आने से टेम्परेचर जो है मॉलिक्यूल्स के करस्पॉन्डिंग बढ़ता है। तो न्यूटन ऐसा सोचता था क्योंकि सब कुछ थ्योरेटिकल था, न्यूटन के पास कोई प्रैक्टिकल नहीं था। न्यूटन ने ऐसा माना कि जब मैकेनिकल वेव गैसों में चलते हैं तो कंप्रेस में जो टेम्परेचर बढ़ा, जितना बढ़ा रेयरफैक्शन अगला स्टेप होगा तो टेम्परेचर उतना ही नीचे हो गया। तो पूरी की पूरी प्रोसेस में टेम्परेचर नहीं बदल रहा। आइसोथर्मल का मतलब ये भी होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना। तो न्यूटन ने पूरा का पूरा जो विजन था वो इस तरफ मोड़ दिया कि गैसों में जब मैकेनिकल वेव चल रही होती हैं तो सब कुछ आइसोथर्मल तरीके से होता है। इसलिए न्यूटन ने गैसों में जब मैकेनिकल वेव स्पीड का फार्मूला लिखा तो उन्होंने जो फार्मूला लिखा वो ये लिखा। ये न्यूटन ने कहा कि भाई मेरी थ्योरी के अकॉर्डिंग v माने मैकेनिकल वेव स्पीड इन गैसेस, तो ये हो जाएगा √ET/ρ। आइसोथर्मल की तरफ उन्होंने सबको डेविएट कर दिया। और हीट में हमने ये पढ़ते हैं कि ET बराबर होता है कैपिटल P फॉर प्रेशर, आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट इज इक्वल टू P।
और एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट ES इज इक्वल टू क्या होता है, गामा पी, गामा CP अपॉन CV। तो यहां पर हम P फॉर प्रेशर भी लिख सकते हैं। अब न्यूटन ने फार्मूला तो दे दिया था, अब जरूरत थी इसको चेक करने की, तो चेक किया गया फॉर एयर। एयर में, एयर भी गैस है इसलिए जरा चेक करते हैं। तो न्यूटन ने जो फार्मूला दिया है P/ρ दिया है, P किसका, एयर का, रो किसका, एयर का, और एयर का P होता है 1.01 10⁵ SI में, और एयर की डेंसिटी होती है 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब SI में। जब सॉल्व किया गया तो वैल्यू निकल के आई 280 मीटर पर सेकेंड। तो न्यूटन की सोच के अकॉर्डिंग एयर में जो मैकेनिकल वेव स्पीड थी वो 280 थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली एयर में मैकेनिकल वेव स्पीड निकाली गई तो एक्सपेरिमेंटली जो वैल्यू आ रही थी वो 332 मीटर पर सेकेंड आ रही थी। तो दोनों वैल्यू मैच नहीं कर पाई, इसलिए न्यूटन्स फार्मूला फॉर द मैकेनिकल वेव स्पीड इन गैसेस वाज रॉन्ग। न्यूटन्स फार्मूला फॉर मैकेनिकल वेव स्पीड इन गैसेस was wrong। अब जब न्यूटन का ये फार्मूला गलत साबित हुआ तो लाप्लास ने क्या किया, लाप्लास ने करेक्शन किया, जिसको कि आप लाप्लास करेक्शन भी कहते हो और इसी को आप लाप्लास लॉ भी कहते हो। तो जल्दी से आपको बता दें लाप्लास ने क्या किया। तो इसके तुरंत बाद लाप्लास करेक्शन आया। न्यूटन ने जो सोचा था लाप्लास ने उसका बिल्कुल उल्टा सोच लिया। देखो न्यूटन की सोच अभी भी लिखी हुई है। क्या न्यूटन ने सोचा था कि व्हेन मैकेनिकल वेव प्रोपेगेट थ्रू द गैसेस देन कंप्रेशन रेयरफैक्शन फॉर्म स्लोली। तो लाप्लास ने कहा कि स्लोली नहीं बल्कि क्विकली। लाप्लास ने कहा कि स्लोली गलत है, इसको क्विकली होना चाहिए। क्विकली यानी लाप्लास जो थे वो न्यूटन की अप्रोच को जस्ट रिवर्स में चेंज कर रहे थे। तो रेयरफैक्शन फॉर्म क्विकली एंड डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। मतलब ये सारा का सारा चेंज इतनी तेजी से होता है कि जो हीट की एनर्जी है सिस्टम की ना तो बाहर जा पाती है और ना बाहर से कोई एनर्जी अंदर आ पाती है। और ये सारी चीज़ें किसको सपोर्ट करती हैं बच्चों, ये सारी चीज़ें सपोर्ट करती हैं एडियाबैटिक को। तो लाप्लास ने जब ये काम किया तो लाप्लास के अकॉर्डिंग मैकेनिकल वेव स्पीड इन गैसेस का फार्मूला ये होना चाहिए √ES/ρ, क्योंकि एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट का सपोर्ट किया था लाप्लास ने। अब ES की वैल्यू कितनी है, गामा P है, गामा P/ρ। ES की वैल्यू है गामा P/ρ। ES की वैल्यू है गामा P/ρ। अच्छा चलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप देख सकते हैं लाप्लास ने जो करेक्शन किया, उन्होंने कहा कि जब मैकेनिकल वेव प्रोपेगेट थ्रू द गैसेज होती हैं तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन बहुत तेजी से बनते हैं, क्विकली बनते हैं, और डेल्टा क्यू 0 मतलब इतनी तेजी से सारा काम होता है कि इस वाले सिस्टम की हीट एनर्जी ना कहीं बाहर जा पाएगी ना बाहर से कोई अंदर आ पाएगी। ओवरऑल आपको ये समझना है कि न्यूटन आपको मोल्ड कर रहे थे टूवर्ड्स द आइसोथर्मल प्रोसेस और लाप्लास आपको मोल्ड कर रहे हैं टूवर्ड्स द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस की तरफ जो है लाप्लास मूव कर रहे थे।
तो अब जब एडियाबैटिक में आ रहे थे तो जहाँ पर न्यूटन ने आइसोथर्मल इलास्टिक कांस्टेंट लिया था, वहाँ लाप्लास ने एडियाबैटिक इलास्टिक कांस्टेंट ले लिया ES, और ES की वैल्यू क्या होती है, गामा पी बाई रो, ये हम लोगों ने प्रूफ किया हुआ है। अब जरा लाप्लास की जो सोच थी, वंस अगेन लाप्लास ने जो करेक्शन किया था वो भी थ्योरेटिकली किया था, उन्होंने भी कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। तो अब जब लाप्लास ने ये काम किया, जरा इनको भी चेक कर लिया जाए कि एयर के लिए अगर हम चलें फॉर एयर, तो जरा देखते हैं लाप्लास से क्या आंसर आता है, अंडर रूट गामा एयर का इंटू प्रेशर एयर का और डेंसिटी एयर की। एयर का जो गामा होता है वो 1.41 होता है, टाइम बहुत लिमिटेड हो रहा है इसलिए मैं इसको सीधे सीधे करता हूं। तो एयर का जो गामा है रख देना, प्रेशर एयर का रख देना, डेंसिटी एयर की रख देना। जब आप इसको सारा का सारा पुटअप करोगे तो ये नियर अबाउट 331 मीटर पर सेकेंड आएगा। इससे ये पता चलता है कि लाप्लास की जो सोच थी वो सही थी और लाप्लास ने जो फार्मूला दिया था वो सही था। तो अब गैसों में जो मैकेनिकल वेव स्पीड का फार्मूला है वो न्यूटन वाला नहीं काम करेगा। कौन सा फार्मूला काम करेगा, लाप्लास वाला। और ये पूरा का पूरा जो ये चैप्टर था मैकेनिकल वेव स्पीड, इसका जो ये थ्योरी वाला पार्ट है ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आपको जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जिस पर न्यूमेरिकल करना है वो मैकेनिकल वेव स्पीड इन गैसों पे बात करनी है, यानी कि हमको इस वाले फार्मूले से ज़्यादा क्वेश्चंस करने हैं। तो नेक्स्ट वाली क्लास में सारे के सारे क्वेश्चंस करते हैं, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स करते हैं। थैंक्स टू ऑल, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।